पंचायत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आपसे वादा किया था, हर बार हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिसने अपने क्षेत्र में बहुत काम किया है, और आज एक ऐसी शख्सियत के साथ हम सीधी ज़िले में उपस्थित हैं और हमारे साथ हैं प्रसन्न सोनी जी। प्रसन्न, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपको प्रसन्न का परिचय दे दें। प्रसन्न रंगकर्मी हैं, जाने माने, और सीधी के अलावा रीवा, सतना, भोपाल, पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ हिंदुस्तान में और पूरे देश में अपना नाम किया है रंगकर्म के क्षेत्र में। इसके अलावा विदेशों में भी बहुत सारे शोज किए हैं। इनके बारे में पूरी तरह से हम आज आपको जानकारी देंगे, साथ ही इन्हीं की जुबानी, मतलब जो कुछ इन्होंने किया है वो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताएंगे। प्रसन्न जी, सबसे पहले तो पंचायत कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत कैसे की आपने रंगमंच की? शुरुआत बचपन से ही हो गई थी। स्कूल के टाइम पर करना नहीं चाहता था, लेकिन होता है कि डेस्टिनी आपको यहाँ ले जाना चाहती है, वो ले जाती है। स्कूल में मैं गायकी में थोड़ा शौकीन था, पिताजी अच्छे गायक थे तो उनके जैसा बनना चाहता था मैं भी, लेकिन तुलना में कई बार मैं गायकी में हार जाता था। तो लेकिन एक्टिंग की तरफ ऐसा हुआ कि स्कूल में एक बार कोई कंपटीशन था, उसमें टीचर्स ने मोनो एक्ट में मेरा नाम ज़बरदस्ती डाल दिया। और जब वो नाम ज़बरदस्ती डाला तो मेरा मन नहीं था, मैं आखिरी तक मना करता रहा, लेकिन दिमाग में साथ साथ उसी के साथ एक तैयारी चलती गई कि अगर नाम बुला दिया तो कुछ कर दूंगा। तो उस वक्त ऐसा ना हो कि प्रसन्न आया नहीं स्टेज पर, तो वो ज़्यादा बड़ी बेइज्जती होती। तो एक दिमाग में तैयारी बनती गई और वो तैयारी बनी, और उसके बाद मैंने कुछ जाके परफॉर्म कर दिया। नाम बुला ही दिया तो मैंने परफॉर्म किया और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। अरे वाह। तो पहली बार मुझे पता चला कि अच्छा मेरे अंदर एक्टर भी है, लोग पसंद कर सकते हैं। अच्छा, क्या उम्र रही होगी इस समय आपकी? उम्र मेरी 9th में था मैं, तो शायद 15-16 साल। 15-16 साल की उम्र में आपने पहली बार स्टेज फेस किया, और बहुत स्टेज तो कर रहा था फेस, गायक के तौर पर। गायक के तौर पे और एक्टिंग में पहली बार किया, तो अच्छा खासा अनुभव रहा। अच्छा, फिर धीरे से आपने बड़े नाटकों में काम शुरू किया है ना? बचपन में तो सभी करते हैं, तो वो क्योंकि सभी बच्चों का एक सपना रहता है कि हम मंच में पहुँचें। कोई पिताजी के माध्यम से पहुँचता है, कोई दोस्तों के माध्यम से पहुँचता है। तो आपने एक बताओ रंगकर्मी किस तरह से शुरुआत की? बतौर रंगकर्मी शुरुआत ऐसी हुई कि स्कूल में ही 11th क्लास में एक और कंपटीशन हुआ जिसमें आधे घंटे का नाटक तैयार होना था। तो हमारे बीच में मेरा दोस्त था नील त्रिपाठी, गुजर गया, तो उसकी दीदी थी रत्नमाला त्रिपाठी, वो थिएटर करती थी, आप लोग भी परिचित हैं। तो रत्ना से हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि भाई हमें कोई प्रोफेशनली सिखाने वाला मिल जाए तो ये कंपटीशन लोग जीत लेंगे। तो सबसे पहले सुशील भैया आए थे हमें सिखाने। हम लोगों ने रत्ना ने सुशील भैया से कहा, भैया आए, अशोक भैया थे, अशोक भैया उस समय रहते नहीं थे, अशोक तिवारी जी, तो भोपाल में थे वो। फिर अशोक भैया का सानिध्य उसी नाटक में हमें इत्तेफाक से वो सीधी आए और प्रिंसिपल ने अप्रोच किया उनको, वो आ गए और करीब हफ्ते भर का टाइम उन्होंने दिया। और हमें मतलब बेसिक रंगमंच का डिसिप्लिन था, नाटक तो लोग बना स्कूल लेवल पे जैसे कोई भी किताबें पढ़ा, पर रंगमंच का जो डिसिप्लिन है और उसकी गंभीरता है, वो 6-7 दिन में हमें एक मिठास उसकी मिल गई कि ऐसा कुछ होगा ही। और अच्छा भी लगा वो कि अच्छा कितना आसान सिखा देना भी, एक कला उनके अंदर थी, वो अच्छे सिखा देते। तो वहाँ से एक रंगमंच का वो मिला कि भैया से मैंने रिक्वेस्ट करी कि अभी कोई भी काम हो तो बोले यार नाटकों में तुम बच्चे हो, तुम्हारा क्या काम है? बच्चे का काम होता होगा, वहीं मैं आ जाऊँगा। तो कभी कभी ये होता था कि कोई ऐसा रोल है कि जो कम उम्र के लड़के का है, ये है वो है, तो वो मुझे बुला लेते थे। फोन तो था नहीं उस समय, पता चल जाए तो मैसेज पहुँच जाते थे, दोस्त पहुँच जाते थे कैसे भी, तो ऐसे ही जुड़ गया। और फिर बेसिक शुरुआत मेरी अशोक भैया के सानिध्य में ही थिएटर का जो भी डिसिप्लिन और किस तरह की कुछ एक्सरसाइज एक्टिंग की जितना भी शुरू में जान पाया। पहला प्ले आपका कौन सा, राजा का बाजा है या दंगे जब भी होते हैं? दंगे जब भी होते हैं शायद। नहीं, पहला पहचान आपको मिली 1226/7। हाँ, 1226/7। हाँ, पहला प्ले जो है, वैसे जल चक्कर नाम का पहला प्ले था, शुभ भैया ने डायरेक्ट किया था और वो स्कूल लेवल का था। एक रंगमंच में प्रॉपर आके 1226/7 वो प्ले था, जिससे थोड़ा सा मुझे एक्सपोजर मिला बाहर भी, आसपास के शहरों में। काफी तारीफ हुई थी प्रसन्न की उस नाटक में। मतलब लोगों को लग रहा था कि लड़का कैसे रो लेता है, हम तो उस शो के दर्शक और बहुत अच्छा अभिनय किया था आपने। उस नाटक के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए।
वो नाटक एक उस समय था क्या कि ना, अशोक भैया का अपना एक जुनून था जो हमारे साथ जुड़ गया। हम लोग इमोशनली बड़े कनेक्ट हो गए थे भैया के साथ। तो ये था, हमें पता था कि भैया करीब 13-14 सालों से लगातार नाटक लेकर जाते हैं रीवा, सेकंड आ जाते हैं, इनका नाटक जीतता नहीं, क्योंकि सिखाते हैं अच्छा, सब कुछ अच्छा। क्या वजह होगी, क्या वजह थी? तो हमें लगता था हो सकता है टीम, क्योंकि नाटक की टीम भी था, इतनी बात तो हम तब तक समझ चुके थे उनके साथ रह के। हमें लगता था शायद टीम में कोई एक कड़ी होती होगी जो इनको हरा देती होगी, कमजोर कर देती होगी। वो चीज सबको समझाने में प्रयास किया मैंने, आशीष ने, हमने टीम के अंदर ये भावना डाली कि देखो कोई एक भी कड़ी में कमजोर होगी तो हार जाएंगे। तो हम इमोशनली कनेक्ट होकर भैया को हम ये चाहे गिफ्ट कह लो, जो भी कह लो, कुछ दे नहीं सकते इनको, पर हम ये देंगे कि हम जीत के दिखाएंगे इस बार। और वो जुनून इतना सर पे सवार था कि वो वैसे ही, शायद वो नाटक में दोबारा वैसा करूँ तो मैं करूँ तो शायद नहीं कर पाऊंगा, ट्रेंड होने के बाद भी नहीं कर पाऊंगा वैसा। भी आपने बहुत अच्छे नाटक किए। हाँ, लेकिन उस नाटक पे, उस पर्टिकुलर रोल पे वैसी मेहनत या वैसा अभिनय शायद मुझे लगता है ट्रेंड होने के बाद भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ट्रेनिंग आपको टेक्निक्स बताती है, लेकिन कैरेक्टर की आत्मा वो अपने आप आ जाती है। ये जो आपने बहुत बड़ी बात कही, और ये हमारे सभी दर्शकों को, खासकर हमारे युवा रंगकर्मियों को प्रसन्न से सीखना चाहिए। और सिर्फ थिएटर नहीं, चाहे जीवन हो, घर हो, या जो भी फील्ड, जब सब मिलकर एक साथ परिवार की तरह काम करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। क्यों? चलिए, ये तो आपके पहले नाटक की बात हुई। उसके बाद से आपका सफर कैसा रहा? फिर आप रीवा से आगे भी बढ़े, तो किस तरह से आप रीवा से आगे निकले, और फिर कैसे आपका सफर वहाँ श्री राम सेंटर और NST तक पहुँचा? वो भी था, एक इत्तेफाक ही था, क्योंकि एक अखबार में मैंने कटिंग देखी कि संगीत नाटक अकेडमी की वर्कशॉप होनी है, उसके बारे में कुछ जानता नहीं था। तो मैंने फिर यहाँ पे नीरज इंदौर में रहता था, नीरज कुंजीर, तो नीरज से मैंने संपर्क किया, तब तक मोबाइल आ गए थे लोगों के हाथ में। तो संपर्क किया तो नीरज ने कहा कि मैं पता करता हूँ, उसने भी पता किया, कुछ उसने बताया, कुछ आनंद मिश्रा भैया हैं जो रीवा भी भोपाल में रहते थे उस समय तक, अभी भी रहते हैं, तो उन्होंने कुछ उस वर्कशॉप के बारे में बताया। वहाँ मैं पहुँचते पहुँचते पहुँच गया, और सेलेक्ट हुआ तो उस वर्कशॉप के डायरेक्टर थे रघुनंदन जी। तो पहली बार रघुनंदन जी का सानिध्य मिला, और एक ट्रेनिंग का माहौल मिला। थिएटर में ट्रेनिंग भी होती है, ये नहीं पता था पहले। बहुत बड़ी हस्ती के साथ आपने तो काम किया, ये पता भी नहीं था कि थिएटर में ट्रेनिंग भी होती है, पढ़ाई लिखाई का भी फील्ड है, हमें तो मजे का लगता था। और वहाँ गए तो पता चला अच्छा पढ़ाई लिखाई का, और इतनी सीरियसली पढ़ाई लिखाई होती है यहाँ। बिना पढ़े तो थिएटर कर ही नहीं सकते। तो फिर वहाँ से एक उसकी गंभीरता और मिली, तब तक बहुत चीज़ें समझ में नहीं आती थी, उम्र कम थी। उसका बाद में लगा कि चाहिए, तब सिखाया था, इसका ये मतलब है। वो कुछ दिनों बाद पर अलग जी से मुलाकात हो गई, वो मुझे जान गए, मैं उनको जान गया, और उनसे मैंने ये रिक्वेस्ट करी कि अगर मेरे लायक कुछ भी आपके नाटक में हो कभी भी, जब आप कहेंगे मैं थोड़ा चलाऊंगा, मैं बिल्कुल, मतलब कोई मेरे नखरे कुछ नहीं, मैं आ जाऊँगा सीखना। तो इस बीच मुंबई में उनका एक नाटक था चंदा बेड़नी, उनका मतलब माइलस्टोन प्ले था जिसमें पहचान थी। तो मेरा सौभाग्य है कि रघुनंदन जी के साथ पहला नाटक भी मैंने चंदा बेड़नी किया, तो उसमें मुझे बुला लिया उन्होंने। और उसके बाद फिर उन्हीं के साथ में 4-5 साल में करता रहा काम। तो इस तरह से भोपाल की एक यात्रा शुरू हुई। फिर भोपाल से ये हुआ कि होता है एक समय के बाद मन आदमी को लगता है कि यहाँ काफी काम कर ले, पूरा शहर बदलो। अच्छा, हाँ ठीक है, आपने ये सफर किया, और अपन बाद में बात करेंगे SRC कैसे पहुँचे आप और NST। उस बीच जब आपने थिएटर किया सीधी जैसे छोटे शहर में जहाँ बिल्कुल सुविधाएं नहीं हैं, हालांकि आपके सीधी शहर में लोग बहुत सपोर्ट करते हैं रंगमंच को, और जिस जगह पे हम इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी सतीश भाई साहब हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं थिएटर के लिए। इसके पहले भी बहुत सारे लोग थे, ध्रुव लोग थे, बहुत पूरा शहर ही करता है। आप किसी के पास चले जाएं तो सीधी में ऐसा नहीं कि आपको कोई मना करेगा थिएटर के लिए। और सीधी ही नहीं, जितने भी हमारे छोटे कस्बे, छोटे शहर हैं, सब जगह ऐसा होता है कि वहाँ के लोग सपोर्ट करते हैं। तो उनकी लिस्ट तो काफ़ी लंबी है, और उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आप जो वहाँ से लौटने के बाद आपने सफ़र जो यहाँ जो प्लेस किए, कौन कौन से किए, और कितने सहयोगी थे आपके, उनके बारे में थोड़ा सा, और उन नाटकों के बारे में। दिल्ली से लौटने के बाद नहीं, अभी तो भोपाल से अलग जी के बाद, फिर दिल्ली तो अपन बाद में चलेंगे, दिल्ली अभी दूर है। अलग जी के साथ मतलब उस बीच में शुरू कर दिया था। अपने बाद मैंने एक नाटक किया था दंगे जब भी होते हैं नाम से, हाँ, जो मैंने शुरू में बात किया। तो वहाँ भी मतलब वही है कि कुछ चीज़ें आपके साथ नहीं करते हुए हो जाती हैं। मैं डायरेक्शन नहीं करना चाहता था, मुझे एक्टिंग करने में मजा आता था, मैं एक्टर के तौर पर अपने आप को स्थापित करना चाहता था। पर उस समय अशोक भैया यहाँ सीधी शहर छोड़ के धार चले गए थे, और कोई ऐसा सीनियर नहीं था जो हमें डायरेक्ट करे।
तो ग्रुप के बीच से ही जितेंद्र और रविशंकर भारती मेरे बड़े अच्छे सहयोगी रहे, मित्र रहे, जिनकी वजह से एक लंबी जर्नी तय कर पाया। साथ लोग साथ होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन दोनों ने कहा कि अब डायरेक्शन करना है तुम्हें, क्योंकि तुम हमसे थोड़े ज़्यादा समझदार हो, तो हमको ऐसा लगता है। कैसा है नहीं, तो बोले नहीं हमें ऐसा लगता है, तो तुम डायरेक्शन करोगे, अब हम एक्टिंग करेंगे। तो दंगे जब भी होते हैं, हमने पहला जब शो बनाया था, पहला शो उसका, तो 4 लोग थे कुल, एक अकेला म्यूजिक में मैं बैठा था। और उस प्ले का एक खूबसूरत पहलू ये था कि उसका संगीत बहुत जबरदस्त। हाँ, संगीत अच्छा हो गया। संगीत, क्योंकि संगीत आपकी पृष्ठभूमि रही। हाँ, पृष्ठभूमि रही, तो वो मुझे मदद मिली उसमें। तो मैं अकेला उस म्यूजिक में बैठा था, और 2 मेन रोल में रविशंकर और जितेंद्र थे, और 2 लोग गगन अवधिया और के परिहार। टोटल 5 लोगों की टीम थी। जिला लेवल में कंपटीशन हुआ और वो नाटक जीत गया। 5 लोगों ने ही उन्हें जीत लिया। उसके बाद जब संभाग गया तो अपने आप टीम जुड़ती है कि हाँ संभाग जा रहा है, स्टेट जा रहा है। संभाग भी जीत गए इत्तेफाक से उसमें। तो स्टेट के समय वो टीम फिर 15 लोगों की 12 लोगों की आराम से बन गई। उसके बाद में हमने शो किए, तो उससे काफ़ी एक्टर मिल गए और ज़्यादा, तो मदद थोड़ी बढ़ गई। लोकल लेवल पे सपोर्ट उस समय पर नवीन सिंह जी ने काफ़ी किया हमें। उनका नवीन नेटवर्क चैनल भी है, तो उनका सपोर्ट था उस समय पर। और नटवर नाट्य समिति चलाते हैं राकेश सिंह जी, उनका सपोर्ट था उस समय। और अशोक भैया के जितने भी सहयोगी थे, सतीश भैया लोग और नीरज गुप्ता भैया, कई ऐसे लोग अशोक भैया के साथ लोग थे जो हम भी जानते थे इनको, तो सारे लोग ही सपोर्ट कर ही रहे थे, जिस वजह से एक माहौल बन पाया। चलिए, ये तो आपका सीधी का सफर रहा भोपाल से लौटने के बाद, अलग जी के बाद। अब चलते हैं दिल्ली की ओर। जब आप श्री राम सेंटर और फिर NSD, तो दिल्ली जब पहली बार आप गए, क्योंकि एक छोटे शहर से आप बड़े शहर में गए हैं, वहाँ तो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, कोई किसी को पहचानता नहीं। और वहाँ मंडी हाउस जिस एरिया में थिएटर का पूरा माहौल है, तो वहाँ ऐसा माहौल है कि हर आदमी अपने आप को बहुत बड़ा एक्टर समझता है, और डायरेक्टर तो है ही। तो वहाँ कैसे आपने अपने आप को स्थापित किया? स्थापित जैसा तो कुछ नहीं, हाँ, लेकिन काम करने का ही एक वो था मौका मिला। हाँ जी, अच्छी जगह है, चलो काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। और शुरू में जब श्री राम सेंटर गया भी, तो एक आत्म मूल्यांकन का एक भगवान ने पिताजी से मुझे मिला गुण एक था, अभी भी है, कि मैं अपने आप को हमेशा खुद जज करता रहता हूँ कि मैं कितने लायक हूँ, कितने पानी मैं क्या हूँ। तो मैं भोपाल में रहते हुए NSD के प्लेस देखता था, और श्री राम के भी आते थे, मैं अपने आप को जज कर पाता था। अभी मैं इस तरह से तैयार नहीं हूँ, मैं NSD या NSD में स्कूल में मिल जाए एडमिशन तो ठीक है, रेपटरी के स्टैंडर्ड में मैं तैयार नहीं हूँ। और श्री राम रेपटरी के नाटक देखे तो मुझे लगा यहाँ मैं शायद अभी जा सकता हूँ, इतनी तैयारी है मेरी। तो मैंने उस वजह से इंटरव्यू वहाँ दिया। मैंने खुद को पहले जज किया कि यहाँ के लायक मैं बन चुका हूँ, मैं जा सकता हूँ। तब मैंने वहाँ पहली बार फॉर्म भरा और हो गया मेरा। तो वहाँ पहुँचा तो वही एकदम इस तरफ से ही रीवा बेल्ट से शायद श्री राम रेपटरी में पहला मैं ही आता था, बिंद क्षेत्र से। हाँ, तो मैं ही व्यक्ति था वहाँ पे। तो एक इस फील्ड के बारे में भी लोग जानना चाहते थे, शेयरिंग्स भी हुई और अच्छा काम करने का मौका मिला वहाँ पर, भरोसा किया लोगों ने भी। 1 साल में ही मेरा NSD रेपटरी हो गया। नहीं तो श्री राम सेंटर पहला प्ले आपने कौन सा किया? पहला प्ले मैंने वहाँ पे किया था राजेंद्र नाथ जी का, जिस लाहौर ने देखा वो जन्मा ही नहीं, राजेंद्र नाथ जी के साथ। और फिर वहाँ दूसरा मेरा टीम की तलवार एक प्ले हुआ था, समीप सिंह जी के साथ। एक संध्या छाया हुआ था विवेक मिश्रा जी के साथ, जसवंत का। हाँ, फेमस प्ले है। ये 3 नाटक किए, और पुराने रिवाइव नाटक थे पिछले 1-2 सालों के, बगिया बाछाराम भी था। जैसे 5 नाटक वहाँ पे मैंने किए, और अच्छे रोल मिले मुझे। फिर वहाँ से NSD की तरफ आपने, फिर उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ थोड़ा बढ़ गया। उस शहर में आप रह के नज़दीक से देख रहे चीज़ों को, जब दूर से देखते हैं तो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है, जब नज़दीक से देखते हैं तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, सीखने का मौका मिलता है। एक चीज़ अच्छी कि उस समय मुझे लाइब्रेरी का बहुत इस्तेमाल किया। श्री राम सेंटर की लाइब्रेरी बहुत अच्छी हुआ करती थी, अब तो बंद हो गई, और तुलसी सदन की लाइब्रेरी थी वहाँ। तो खाली समय मैंने किताबें बहुत पढ़ी, ये बहुत अच्छी, उससे थोड़ा एक कॉन्फिडेंस और बढ़ा मेरा। बिल्कुल पसंद। और दर्शकों से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे युवा रंगकर्मी हैं और जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, और इवन जितने भी इससे पहले हमारे जो रंगकर्मी आए और जो कलाकार हैं, उन्होंने ये बात ज़रूर दोहराई कि किताबें पढ़िए, और बिना किताबें पढ़े आप कैसे जानेंगे, एक जगह बैठ के तो सब कुछ नहीं देख सकते हैं। और अब तो मोबाइल का ज़माना है,
पर मोबाइल में भी आजकल उपलब्ध है। हाँ, लेकिन कल्पना आपकी शब्द से बनती है। हाँ, लेकिन जो पढ़ते समय जो चित्र उपलब्ध है, यूट्यूब में आप कोई वीडियो देख लेंगे तो वो नहीं लगेगी। वो आप बना के दे दिया, आपने खाना बना के दे दिया, खाओ। लेकिन जो पढ़ने में और सुनने में है वो नहीं, उसका आनंद अलग है। चलिए हम लोग बात को थोड़ा सा दूसरी ओर ले लेते हैं। फिर एनएसडी का, हाँ एनएसडी की बात चलेगी, फिर आपकी शुरुआत वहाँ कैसे हुई? एनएसडी रेपिटरी का ऐसे हुआ कि एनएसडी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था उस साल। रेपिटरी के 2 विंग बनाए, पहले एक ही रेपिटरी थी, अभी भी एक रेपिटरी है। 1-2 सालों के लिए दूसरी रेपिटरी खड़ी की गई। उसका मोटिव था एनएसडी का कि कुछ एनएसडी रेपिटरी का अपना सेटअप इतना बड़ा है कि छोटे शहरों पे जाके परफॉर्म नहीं कर पाते वो लोग। तो उनका मोटिव था कि हम छोटे शहरों में, गांव कस्बों में एनएसडी को काम को पहुंचाएं। तो उस मोटिव के साथ यायावर नाम से एक रेपिटरी स्थापित की गई नई। हम लोग उसमें सेलेक्ट हुए थे सारे। और उसमें ये उन्होंने ध्यान रखा था कि गांव कस्बों से निकले हुए जो लोग हैं, जो उसकी मिट्टी को ज़्यादा अच्छे समझते हैं, उनको लिया गया। और उसका टारगेट था कि 10 एक्टर, 5 या 6 टेक्नीशियन, 15-16 लोगों की टीम हो जाए बस। वो जाके शो कर दें। पूरा स्टेज भी लगाना है आपको, और स्टेज भी आपको लगाना है, आपको लाइट्स भी लगानी है, खुले मैदान में करना पड़े, कहीं भी करना पड़े, करना है। हाँ, जबकि एनएसडी रेपिटरी की जो अभी की टीम है उसमें 25 तो अकेले एक्टर हैं, 35 एक्टर होते हैं करीब, 70 लोगों की टीम जाती है। तो वो संभव नहीं था उस रेपिटरी के साथ ऐसा करना। तो एनएसडी ने एक अच्छा एक मोटिव उठाया था और इसके साथ ये शुरुआत की है। अच्छा, अभी वो चल रहा है कि बंद हो गया? अब बंद हो गया। और ये मेरे पास एक, हम लोग बस वही होता है कि गॉड गिफ्टेड चीजें होती है। गिफ्ट के रूप में उस यायावर में हमें साथ में मिले रंजीत कपूर सर। और काफी बड़ा नाम है, काफी बड़ा नाम। और रंजीत कपूर ही एक ऐसा नाम है जो शायद हबीब साहब के बाद हिंदुस्तान की मिट्टी से वाकिफ व्यक्ति वो थे हैं। तो उनको इसीलिए लिया गया यायावर के चीफ के तौर पर कि ये 2 नाटक डायरेक्ट करेंगे, और उनको टूर भेजा गया है कि टूर में जाएंगे कपूर साहब। और वो हमारे लिए आंखें खोलने वाला एक अनुभव रहा। जितना भी थिएटर की समझ बनती वहाँ से सारी आंखें, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि अब हम थिएटर कर सकते हैं। आंखें खुल गई, समझ में आ गया कि थिएटर कितना आसानी से किया जा सकता है। यहाँ से आपका रास्ता खुल गया और फिर आप लगातार और वो फील्ड में बढ़ते हैं। बहुत प्रभावित किया रंजीत कपूर सर का साथ, उनके साथ नाटक करना, उनके साथ टूर करना, टूर में जिंदगी को भी समझना कि रंगकर्मी ऐसे सिर्फ आप हवा में कलाकार नहीं हो सकते हैं, आपको जिंदगी में जमीन पर रहना होगा। तो वो बहुत अच्छा अनुभव था। चलिए दिल्ली से फिर से एक बार हम आपके सीधी की ओर रुक करते और आपके व्यक्तिगत जीवन की ओर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने कलाकार को जैसे मंच पर देखते हैं या कभी कभी टीवी पर देखते हैं तो उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में नहीं जानते। तो आप अपने थोड़ा सा परिवार के बारे में, कितने लोग हैं और कैसे हैं, और जब आपने शुरुआत की तो कैसे सपोर्ट मिलता था और आज कैसा चल रहा है? शुरुआत की सपोर्ट तो था घर से, क्योंकि पापा खुद भी गायक थे। तो कुछ कभी रोका नहीं, कुछ दिया भी नहीं कि जाओ नाटक करने की फीस लग जाए तो नहीं। लेकिन समय उन्होंने कभी नहीं रोका कि यहाँ क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। मम्मी कई बार होता था कि चिढ़ती भी थी कि तो जिंदगी में बात कर लेगा नाटक वाटक कर करके। तो पापा हमारे कहते थे कि कम से कम चोरी चकारी तो नहीं करता, कम से कम किसी लड़की को नहीं छेड़ने जाता, ठीक काम में जा रहा जाने। अच्छा कर रहा है। तो और ये बात भी सही है कि थिएटर एक चीज तो कर ही देता है कि आपको अपराधी बनने से रोक लेता है। क्योंकि वो एक उम्र होती है 20-21 साल की, आप कहीं भी जा सकते हैं। अब नशे की लत लग सकती है, आपको गलत संगत मिल गई तो आप लड़कीबाजी में निकल गए तो मारपीट में फंस जाए, कुछ भी हो सकता है। तो वो अगर समय आपने सही सकारात्मक फील्ड में दे दिया तो आप बच जाते हैं। हाँ, जैसे बहुत से लोग देखता हूँ मैं, आप भी देखते हैं, अभी भी बच्चे निकलते हैं शाम को 7 बजे बाद बाइक लेके और फर्राटे पर और चौराहों पे खड़े हैं। उस समय का सदुपयोग करें। हम कहते थिएटर मत करो, आप कुछ किताब पढ़ो, म्यूजिक करो, डांस सीखो। थिएटर इसलिए कर सकते हैं कि ग्रुप आपको क्या चाहिए? हाँ, ग्रुप चाहिए, लोगों का साथ चाहिए। यहाँ मिलता है। हाँ, यहाँ मिलता है कि आप रिहर्सल भी कर लेंगे, मजाक भी कर लेंगे। एक चीज और है, थिएटर में सब कुछ है। हाँ, सब मतलब आपको सब कुछ अलग अलग सीखना है, लेकिन थिएटर में तो सारा कुछ सीखना है। इसलिए यहाँ आ जाता है, उसका मन लग जाता है। और मेरे साथ ऐसा हुआ है, कई लड़के लड़कियां शहर के ऐसे हैं जो यही करते थे, बाइक पे घूमना। जब इंट्रोड्यूस हुए हमारे ग्रुप में आए तो उनको यही अच्छा लगने लगा। अब वो खुद भी कहते हैं कि अगर हम इस जगह इस टाइम पर वहाँ होते तो बताइए ये कर रहे होते, कोई वही मारपीट कर चुके होते, एक मर्डर हो गया होता, अगर ये कर रहे होते, भैया आपके साथ मिल गया तो ये करने लगे। तो हाँ, ये बहुत बढ़िया आपने बताया। और सबसे बड़ी बात, जैसे अब थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल है। व्यक्तिगत ये है कि अभी भी आप थिएटर में लगातार जुड़े हैं, अब आपका परिवार भी बड़ा हो गया है,
और आपके परिवार की जो गृह स्वामिनी है वो भी थिएटर से जुड़ी हुई और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट है, तो उनसे कैसे मुलाकात हुई? ये थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न है, पर हमारे जो युवा दर्शक हैं वो ये कहानी बड़े चाव से सुनना चाहेंगे, तो अगर आप जितना संभव हो सके बताएं। एनएसडी रेपेटरी में ही काम करते हुए हम लोगों का मुलाकात हुई और अट्रैक्शन बढ़ा, जो भी साथ में काम करते हुए ऐसा वहाँ भी वही था कि सोचा न उन्होंने था न मैंने सोचा पर कुछ ऐसे स्थितियाँ बनी कि हम लोग मतलब रेपेटरी मैं एनएसडी रेपेटरी में था, वो 3rd ईयर में थी, तो एक साल हमारे बीच कभी कोई बातचीत नहीं हुई। जानते थे कि ये 3rd ईयर की लड़की है, वो मैं रेपेटरी का, हम बातचीत नहीं करते थे। रेपेटरी में आने के बाद भी 6 महीने हमने बातचीत नहीं की आपस में, न हमारे पास एक दूसरे नंबर थे, ना हम फेसबुक फ्रेंड थे, पर कुछ स्थितियाँ ऐसी बनी कि हमने बात शुरू की और ऐसे ही मतलब मजाक, उसका मतलब कहानी बड़ी लंबी हो जाएगी पर अभी इसको ऐसे ही समझ नहीं, वही तो है कि आपके ऊपर है, अगर आप शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ठीक है, व्यक्तिगत है तो व्यक्तिगत छोड़ देते हैं। ऐसे स्थितियाँ कुछ बनी पर लगातार साथ में हैं आज और थिएटर कर रही हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि एनएसडी करने के बाद वो इस छोटे से शहर में आके थिएटर कर रही है, ये और आपका सपोर्ट कर रही है। मेरा सपोर्ट पूरा कर रही हूँ इस मामले में, मैं बहुत लकी हूँ कि वो मुझे मिल गई। उसके बाद मेरा थिएटर भी बहुत आसान है, घर भी बहुत आसान है, मैं आपके साथ आराम से बैठा हूँ, बेटा संभला हुआ है, कोई चिंता मुक्त रहता हूँ पूरी तरह से, मैं और अच्छा काम कर पा रहा हूँ। इसीलिए मैंने लिखना जितना भी अपना किया वो मैं शादी बाद लिख पाया। अच्छा हाँ, लिखने से याद आया, आपकी 2-3 कितने नाटक? हाँ, मेरे 4 नाटक लिखे हैं, 2 प्रकाशित हो चुके हैं और अभी एक का मंचन भी है 4 सितंबर है, तो इसके लिए अभी से शुभकामनाएं। तो वो नाटकों को लिखते समय आपके दिमाग में क्या रहता है कि आप क्या पूरा सामाजिक परिदृश्य रहता है कि पूरा सोचते हैं कि इम्प्रोवाइज करके लिखते हैं? वो तो कथा वस्तु के हिसाब से समाज को तो मैं चाहता ही हूँ कि उस जितना आ सके। नहीं, जैसे बहुत से लेखक होते हैं तो वो बैठ के अपना प्लान कर लेके आपको ये लिखना है ये विषय, और बहुत से डायरेक्टर ऐसे रहते हैं कि उसी समय स्टेज पे गए और इम्प्रोवाइज किया और फिर वहाँ पे उनका लिखना तो अपने आप में एक इम्प्रोवाइजेशन ही है वैसे, क्योंकि आप जैसे इम्प्रोवाइजेशन का मतलब जैसे टीम के लिए हमने एक कंटेंट दे दिया अपने एक्टर को, नहीं ऐसे नहीं आप मैं खुद लिखता हूँ, खुद लिखते हैं और फिर दर्शकों को फिर मैं अपनी टीम के साथ उसको शेयर करता हूँ। लिख लेने के बाद कैरेक्टर्स भी मतलब सब कुछ किसी से कोई शेयर नहीं करता हूँ, मेरे दिमाग में स्क्रिप्ट तैयार होती रहती है और 2 या 3 साल लगते हैं मुझे। तो पहला नाटक लिखता तो मैं शायद एक दिन में लिख लेता हूँ। पहला नाटक कौन सा लिखा? पहला नाटक मैंने लिखा था भंवरा बड़ा नादान, काफी बहुत फेमस नाटक है, हाँ चर्चित रहा काफी, और गुरुदत्त साहब की जिंदगी से थोड़ा प्रभावित है। उसमें सुनील उपाध्याय जी हैं, मेरे बड़े भाई साहब के एक अच्छे मित्र हैं, तो उनका बड़ा इंटरेस्ट था कि गुरुदत्त साहब पे कोई नाटक लिखा जाए, तुम लिखते हो तुम लिख सकते हो, तो वो पहला नाटक उन्होंने फोर्स करके लिखवाना शुरू किया, मैंने लिखना शुरू किया और वो लिखा गया, फिर लोगों ने पसंद किया, उससे कॉन्फिडेंस भी आया कि अच्छा मैं लिख भी सकता हूँ। उसके बाद फिर लिखने लगा, आने लगा, सोचने लगा, तो अब होता क्या है कि कहानी और चरित्र वो सब दिमाग में 1-2 साल तक पकते रहते हैं। कागज पे मैं नहीं लिखता हूँ, कागज पे मैं लिखता हूँ अच्छा 2-3 दिन में लिखता हूँ। विदेश में आपका कौन सा नाटक गया था? यही गया था भंवरा बड़ा? नहीं, विदेश में मैंने वो जितेंद्र देव पांडे का लिखा हुआ एक 5 जन्म नाम से किया था। कहाँ गए थे आप लोग? इंडोनेशिया गए थे और सिंगापुर में किया 2 जगह। तो कैसा वहाँ का अनुभव कैसा रहा? हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि हम लोग तो रीवा और सीधी से ज़्यादा शायद निकल पाए, अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि एक रंगकर्मी की जो नज़र होती है, क्योंकि अगर हम कहीं पिकनिक मनाने गए तो वो नज़र दूसरी रहती है, लेकिन एक रंगकर्मी वहाँ से कुछ सीख के आया, तो वो आपको क्या लगा कि वहाँ क्या नया है, क्या अच्छा है? अच्छा ये है कि भारत के बाहर कहीं भी ना कलाकारों का सम्मान ज़्यादा है, खासकर लाइव भारत में सिनेमा के कलाकारों का तो है, क्योंकि उसकी वजह ये है भारतीय जो आम हिंदी भाषी आवाम है, हम चित्र को ज़्यादा पसंद करते हैं, हमारे स्वभाव में हम अपनी शक्ल आईने में देखने का फोटो मोबाइल अभी भी सेल्फी क्या है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, शायद मतलब हिंदी पे बहुत ज़्यादा है कि चित्र देखना बहुत पसंद है, चित्र खिंचाने का एक शौक, फोटो रखने का, तो इसी वजह से वो सिनेमा चल पाया है, उस जो शौक है वो सिनेमा को आगे ले गया, उस मनोवृत्ति को पकड़ा है। हाँ, मनोवृत्ति चित्र है, इसलिए वो उसको लोग पसंद करते हैं। जिंदा आदमी मतलब आप जिंदा सलमान खान और पर्दे में हो तो उधर वाला दिखेगा, ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, ये वाला तो ठीक है। नहीं, यही तो प्रवृत्ति है। अभी कुछ दिन पहले का मैं एक छोटा सा आपको अपना अनुभव शेयर करूँ।
कि अपना क्या सभी का है कि अब हम जिंदा है इसका भी प्रमाण पत्र देना पड़ता है हमारे देश में। हाँ। ये अजीब कानून, अजीब है, हम खड़े हुए हैं, हम खड़े हैं और हमको बताना पड़ रहा है कि हम जिंदा हैं और हमको सर से उसका प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। ये हास्यास्पद है। हास्यास्पद है। तो इस पर भी कुछ कभी विचार करिएगा। हाँ, विचार इसमें तो हुआ भी है, फिल्मों में भी लोगों ने हाँ काफी किया है, बहुत सी फिल्में सीन है कि भाई ये रमाकांत जो है 10वां आदमी मरा हुआ है, ये खड़ा हुआ है। हाँ, एक ऑफिस भी फिल्म आई थी पंकज कपूर की, उसमें सीरियल में दिखाई सब, तो काफी अच्छा रहा वो। अच्छा, वहाँ से ये तो आपकी यात्रा हुई, अभी फिलहाल अब सीधी में आप रंगमंच की स्थिति क्या है? अच्छी स्थिति है रंगमंच की मेरे हिसाब से, तो बस ऑडिटोरियम नहीं है कोई ढंग का या कोई स्पेस नहीं है, और दर्शक अच्छे हैं, दर्शक तैयार हुए हैं काफी इस बीते समय में, टिकट लेके आ रहे हैं, टिकट ले रहे हैं, और भी कोरोना काल में आप लोगों ने किया, हाँ, टिकट लेके आए और सोच समझ के आए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया लोगों ने। थिएटर से लोग अब एक जुड़ चुके हैं, कम से कम 200 से 500 की आवाम ऐसी है जो रंगमंच को समझती है अब, और उसका फायदा हमें मिल रहा है, सपोर्ट भी लोग ज्यादा करने लगे, क्योंकि लोग भी देखते हैं बाहर वाले या कोई भी व्यवसायी पॉलिटिशियन कोई देखता है आवाम किसके साथ है, किसके बाद लोग जा रहे हैं, तो फिर उसके साथ अपने आप लोग सपोर्ट के लिए आगे जाते हैं उनके साथ। तो मेरे थिएटर का बेसिक मंत्र यही है कि मैं सबसे पहले दर्शक, कोई मुझे नहीं चाहिए बहुत बड़ा चीफ गेस्ट, कोई नेता, सब आएंगे अपने आप, मालूम को वो सब जो है जहाँ 200-300 होगा तुमको वही लोग चाहिए, वो अपने आप मेरे पीछे आएंगे, एक समय लगेगा पर मैं उनके पीछे नहीं जाऊंगा, मेरा मैं इनके पीछे हूँ, जो काम हमारा ऐसा होना चाहिए कि लोग हमारे पीछे हैं, बस अवाम को जो है कोई 1 घंटा 2 घंटा समय निकाल के मेरे पास आए, मुझे देखने, पहले तो मैं वो मुझे इतना इम्पोर्टेंट समझ रहा है तो 2 घंटे मुझे देखेगा, ऐसा तो मैं दर्शनीय नहीं हूँ, ताजमहल तो हूँ नहीं, उसमें भी चेंजेस चाहिए, कलरफुल चाहिए। हाँ, तो वो देखना चाहता है तो उसका सम्मान पहले करना पड़ेगा, नाटक में एंटरटेनमेंट मिला के ये है कि जैसे जीवन में हर एक फूल है, जैसे हमारा ये गुलदस्ता रखा हुआ है, इसमें कम से कम 2-3 कलर तो है, हाँ, एक ही कलर अगर जीवन में होगा, एक ही रंग जीवन में होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे ही रंगमंच है और ऐसे ही जीवन, ये तो रंगों का मंच है, रंगीन ही है। अच्छा, इधर इस बीच बहुत से लोगों का रुझान बढ़ा है, जो ये सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, यूट्यूब है और भी बहुत से माध्यम हैं, इस ओर लोग दौड़ रहे हैं और बेतहाशा दौड़ रहे हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिए? ऐसे लोगों के लिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कंटेंट पर काम करें, ये बुराई नहीं है कोई इसमें, नहीं, इसमें अच्छा भी काम कर रहे हैं, हाँ, अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो आप जो बात जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उसकी बात बिल्कुल करूँगा, जैसे खासकर बुंदेलखंड में भोजपुरी में एक ट्रेंड शुरू हुआ, भोजपुरी को फैलाने के चक्कर में भोजपुरी का प्रचार कर रहे हैं, उसको बर्बाद कर दिया, कि हम भोजपुरी को बढ़ावा दे रहे हैं, इस चक्कर में फूहड़पना कर दिया, बर्बाद कर दिया। आज भोजपुरी को ऐसा हो गया है कि कोई भी शब्द, जबकि भोजपुरी में इतना अच्छा संगीत है, इतने अच्छे शब्द हैं, लेकिन कोई भी शब्द समाज मजाक में उड़ाता है, अरे भोजपुरी है, होता है ना, भोजपुरिया है। ये स्थिति कहीं बुंदेलखंड की न हो जाए, जैसे स्थिति देखने में लग रही है कि अरे बुंदेलखंडी, इतना लोग एक बार जल्दी प्रचार पाने का, एक मुझे लोग जान जाए, मेहनत नहीं करनी है, मुझे लोग जान जाए, मैं कुछ भी करूँ, सीखना नहीं है, तो उनके लिए तो यही है कि भाई तुम्हें काम करो, कपड़े उतारो, 4 पत्ते आगे 4 पत्ते पीछे टांगो, और जो है गाना वाना लगा लो, नाच लो, यूट्यूब पे फेमस हो जाओ, वायरल हो जाओ, वायरल होना और वायरल तो आजकल महामारी हो रखी है, महामारी ना बने, कला क्षेत्र में महामारी ना बने। तो चलते चलते हम अपने दर्शकों के लिए, प्रसन्न जी, आप कुछ संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहें? संदेश जैसा मैं क्या दूंगा, बस खासकर जो नए, जो रंगमंच में आ रहे हैं, जो स्थापित हैं या जो कर रहे हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना एक माध्यम बना लिया है, एक उन्होंने अपनी लाइन पकड़ ली। अब जो नए आ रहे हैं, जो स्कूलों से आ रहे हैं, कॉलेज में आ रहे हैं, और उसके बाद भी एक संदेश है, लेकिन उसके पहले अभी बीच में एक सवाल आया था कि रंगमंच या संगीत शायद स्कूलों में और कॉलेजेस में शुरू होने वाला है, इस बारे में कुछ आपके पास नहीं जानकारी जैसा तो नहीं है, नई शिक्षा नीति में भी सुनने में आया कि है, पर जब तक पूरी तरह से लागू ना हो जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, होना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने साथी के माध्यम से, जो हमारी बात ये सुन रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी जो हमारे मार्गदर्शक हैं,
तो उनसे मैं ये अनुरोध करूँगा कि इस विषय पर जरूर विचार करें। हाँ। और अब जो आपसे आखिरी प्रश्न था कि संदेश हमारे उन रंगकर्मियों के लिए जो अभी आ रहे हैं। उन रंगकर्मियों के लिए इतना ही कहूँगा कि आप इस विधा को, अपनी जो भी विधा आप चुनते हैं, गायकी हो चाहे अभिनय हो, उसको आप अपना 100% दीजिए, उससे ज़्यादा दीजिए, तो निश्चित तौर पर आपको रिटर्न करती है। होता क्या है कि कई लोग टाइम पास की तरह कर रहे होते हैं, 10 साल 15 साल कर जाते हैं टाइम पास की तरह, सीरियसली उसको नहीं लेते, और उसके बाद वही लोग जो हैं कह रहे थे कुछ नहीं रखा थिएटर में, बेकार है सर, बेकार है। अब आपने आप अगर अपना मूल्यांकन आप ईमानदारी से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना दिया था विधा को, तो आपको विधा से उतना ही रिटर्न मिलेगा। ये नियम है। कुछ लोग सब नहीं कहते, आप इत्तेफाक टैलेंट होते हुए भी रास्ते नहीं मिले, वो ठीक है, नहीं मिलता, ऐसा भी होता है। लेकिन आप अगर ढूंढने पर लग जाएंगे, तय ही कर लेंगे कि जिंदगी यही खपानी है, तो फिर खप जाएगी और चल भी जाएगी। और मैंने तय कर लिया था, मैं अपनी उम्र में ही मैंने तय कर लिया था कि यही खपानी है, जैसे भी चलेगी। ये तो बहुत बढ़िया। अच्छा, एक पक्ष ये आपके साथ इतने सारे काम हैं कि वो अगर हम बातचीत करेंगे तो समय कम पड़ता जाएगा। आपने, क्योंकि फिल्मों की बात आई थी बीच में, यूट्यूब की बात आई थी, तो कुछ सकारात्मक काम भी आपने किए इस बीच, फिल्मों में भी आपने हाथ आजमाया? हाँ, मैंने अभी वेब सीरीज की थी नेटफ्लिक्स के लिए, लैला। इसमें मैंने आशीष की नेगेटिव रोल था वो किया था, और बीच में अभी उसके बाद कोई काम। तो कितना फर्क लगता है आपको थिएटर में और फिल्मों में काम करना, कैमरे के सामने काम करना और फिल्म जैसे रंगमंच में काम करना, तो उनमें शायद कुछ तो फर्क है आपकी नज़र में? ऐसा कुछ विशेष तो नहीं है, बस एक्टिंग का एक स्टाइल थोड़ा सा बदल जाता है। हमें थोड़ा लार्जर देन लाइफ करना पड़ता है थिएटर में, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों तक हमारी भंगिमाओं से पहुंचता है, हमारे आवाज़ से। वहाँ इतनी आवाज़ के सब यहाँ बात कर रहे हैं, तो थिएटर में अगर हम करेंगे तो ये तो फेल हो जाएगा। और यहाँ कैमरे पे कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है, ये वॉइस लेवल अच्छा है, ये बातचीत अच्छी है, यही करना होता है। जितने नेचुरल आप हैं वैसे ही रह लीजिए। तो आप तो थिएटर में भी नेचुरल एक्टिंग करते हैं, और मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक भी आपका एक, जो आपके जीवन में सबसे यादगार अभिनय रहा, जो आपने चरित्र निभाया, वो अगर करके हमारे दर्शकों को दिखाते हैं, उसके बाद हम विदा लेते हैं। इसी पहले नाटक का जिक्र किया था, तो मैं 1224/7 से ही एक कविता है डॉक्टर अनिल सिंह जी की, उसमें मैं एक्ट करता था, तो अभी याद आ रही वही, तो मैं उसी को कर देता हूँ दर्शकों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। मेरा वजूद रोज खोजता है मेरे 6 फुट दरमियाने शरीर को, जो न जाने कब से एक ही जगह खड़ा है, पत्थर साड़ा है, लेकिन वो ठोसपन कहाँ। माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे नातेदार रिश्तेदार सबके सब कोसते हैं मुझे कभी कभार, लेकिन मेरे लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि मेरे ऐसे पड़े रहने से उनकी साख गिरती है। भूल गया नहीं है। अरे बहुत बढ़िया। और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों ने इस दृश्य को देखकर इनके बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया होगा कि अभी अचानक से इनको बोला गया और आपने कैसे इनकी आंखों के भाव आपने देखे होंगे, स्पीच के जो उतार चढ़ाव है वो देखा होगा, और बहुत अच्छा लगा प्रसन्न जी आपसे मिलकर। थैंक यू। और इसी तरह से हम अपने दर्शकों से आपको मिलवाते रहेंगे। तो बहुत अच्छा लगा प्रसन्न जी आपसे मिलकर, और दर्शकों इसी तरह से हम हमेशा आपको विभिन्न क्षेत्र की प्रतिभाओं से मिलवाते रहेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा कि आज हम सीधी शहर में हैं और सीधी के रंगकर्मियों ने बहुत सहयोग किया है हमेशा से, और इन सभी सीधी के कलाकारों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और प्रसन्न जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद जो हमारे पीछे कैमरे पे हैं, रोशन अवधिया जी और सुशील त्रिपाठी जी जिन्होंने सहयोग किया, हमारे हरीश भाई साहब रीवा से जो हमारी टीम में आए हैं, आप सब ने हमारा सहयोग किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम पंचायत में इसी तरह से आपको मिलवाते रहेंगे। आप अपने सुझाव हमारे इस कार्यक्रम में हमारे मोबाइल नंबर 9425 48 77 65 पर दे सकते हैं। आप सभी को पंचायत की ओर से, हमारी रीवा 24 न्यूज़ टीम की ओर से नमस्कार।
है।